नहीं सुनाई देता था। पर वो एक बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर था रज्जू भैया का। उनकी क्लास को मैं बाहर खड़े होकर के सुना करता था, एमएससी की क्लास। हिंदी में इतना बढ़िया पढ़ाते थे कि रज्जू भैया को, राजेंद्र सिंह नाम है उनका, रज्जू भैया को सुनने के लिए लोग जाते थे और उनसे ये सीखते थे कि हिंदी में, अपनी राष्ट्रभाषा में अगर पढ़ाने दिया जाए विज्ञान जैसा विषय, तो क्या पढ़ाया जा सकता है? बोले हाँ, पढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से पढ़ा करके बताया। इसके बाद में के अपने ये जो उनके स्टूडेंट भी रहे और उनके समय पीएचडी डीफिल होता था, इलाहाबाद से डीफिल करना चाहते थे और जगहों में पीएचडी नाम था, इलाहाबाद डीफिल देती थी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो ये डीफिल वगैरह करने के लिए जोशी जी ने कहा कि रज्जू भैया आपके अंतर्गत कर ले। तो बोले कि नहीं, मेरे अंतर्गत नहीं करना, नहीं तो लोग समझेंगे कि पक्षपात कर रहे हैं जी। तो वो दूसरे को गाइड बनाया उन्होंने और वो हुआ। इस तरह से प्रभाव, विविध प्रभाव हैं। और मुझे एक और आदत पड़ गई थी, जैसे कि कहीं कोई सभा हो रही है और अच्छी सभा हो रही है, तो मैं उसको कहीं जाता हुआ भी रुक जाता था और उसको, दिल्ली में मैं सिटी बस में इधर से उधर जा रहा था, बीच में हॉकी का खेल ऐसे वहीं की टीमों का हो रहा था और वो स्टेडियम भूल रहा हूँ मैं उसका नाम। तो फिर वही कि उन्होंने उनको मना कर दिया। वो रज्जू भैया इतने मतलब स्नेहिल और ममतालु थे कि घरों में जा करके सुख दुख को बांटा करते थे। ऐसे लोगों तक ही मैं सीमित रहा हूँ और बाद में मुझे समाज को प्रभावित करने वाला साहित्य ही ठीक लगने लगा। इसलिए उसमें ज्यादातर प्रगतिवादी धारा के कवि आते हैं और प्रगतिशील धारा को मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत से लोग जो उस समय सक्रिय थे, इसको साहित्य को रचना और साहित्य को पचाना, इस काम में जो लोग सक्रिय थे, उसी तरह से रज्जू भैया ने सुनाया कि एक बार मुझे संघ में शाखा में जाने की देर हो गई, तो मैं दंड लेकर के और बड़ी जोर से भागा जा रहा था। तो कुछ लोगों ने जो परिचित थे, उनने सोचा कि वकील साहब आगे चले जा रहे हैं, इसका मतलब कोई दुर्घटना हो गई है। बोले कि मैंने इसलिए उनको बाद में रुक कर बताया कि दुर्घटना नहीं, मैं तो देर हो गई थी शाखा के लिए, इसलिए अपना दंड लिए हुए भागता चला जा रहा था। एक वीरेंद्र सिंह थे बांदा के, वो बहुत बड़े वकील थे और बहुत अच्छे, उन लोगों से भी परिचय रहा और इन से मुझे बहुत लगाव है। सर एक सवाल है मेरा कि आपकी युवावस्था में देश आज़ाद हो चुका था और पार्टीशन भी हो चुका था, बंटवारा, देश का बंटवारा हो चुका था। तो उस समय ऐसा कुछ लगता था जो आज समस्याएं हैं कि ये समस्याएं भविष्य में कभी आ सकती हैं? उस समय आपको क्या लगता था, आज से 50-60 साल पहले जब आप युवा थे? काहे के बारे में? जो आज समस्याएं देश के सामने हैं, बंटवारे के बावजूद भी पार्टीशन जो हुआ
वो एक आबादी वहां गई, एक आबादी यहाँ आई, कुछ यहीं रह गए। तो ये उस समय ऐसा लगता था कि आज जो समस्याएं खड़ी हो रही, उस समय नहीं लगता था, इसलिए क्योंकि आज तो वो प्रत्यक्ष है। दो दो गुटों में सोच को या सबका बंटवारा हुआ, और चूंकि अन्य बंटवारे भी कहीं एक जैसे जर्मनी का एक भाग, ईस्ट जर्मनी अलग था और वेस्ट जर्मनी अलग था, लेकिन उसमें एकीकरण हो गया। तो उनके यहाँ पर वो समस्या इसलिए नहीं थी कि वो एक ही रेस के लोग थे और उनके टुकड़े दो हो गए थे। अपने यहाँ पर ये धर्म के नाम पर, या हम यूँ कहें कि वैचारिक नाम पर जो आज़ादी मिली और उसमें जो बंटवारा हुआ, वो बंटवारा केवल जमीन का नहीं हुआ, बल्कि तब तक एक कहें कि उग्रता भी दिखने लगी थी, हुई तो नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ ये सोच लगता था कि आज़ादी के पाने में मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े लोगों का योगदान रहा, और उस योगदान में जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और रफ़ी अहमद किदवई हैं, और ये सब लोग, एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाए आपको। रफ़ी अहमद किदवई का, जो भारत के बूट पर मिनिस्टर रहे हैं, खाद्य मंत्री, उनके समय में इतना सुलभ हो गया अन्न कि एक बार नेहरू जी उनके साथ उनके घर गए, और उनके घर में जैसे ही वो खड़े थे तो उनकी चमचमाती शेरवानी पर एक तिनका गिर गया। तो रफ़ी अहमद किदवई ने उसको हटाने के लिए हाथ ऐसा बढ़ाया, नेहरू जी हाँ नहीं, उन्होंने हटाने, रफ़ी अहमद किदवई हटा रहे थे तो नेहरू जी की शेरवानी पर पड़े हुए तिनके पर, तो ऊपर उठा करके नेहरू जी ने देखा और फिर कहा, रफ़ी अहमद, तुम इस मकान में रहते हो, भारत का केंद्रीय मंत्री इस मकान में रह रहा है जिसमें फूस छाया हुआ है, तो ये तुम्हारा अपमान नहीं है, ये हम सबका अपमान है कि ये करना पड़े। तो बोले नहीं, तिनका मत हटाओ, यही तिनका तो मेरे साथ प्रमाण रहेगा कि मैं किदवई के घर हुआ आया। तो ऐसे लोग, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके वे तो शिक्षा मंत्री रहे, जबकि वो ना हिंदी बहुत अच्छी, ना उर्दू, ना अंग्रेजी, कुछ भी नहीं, और उनको शिक्षा मंत्री बनाया नेहरू जी ने, और 2 टर्म रहे वो। तो इस तरह से बंटवारे के बाद जो हमें बंटवारे होने के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, ये बहुत ही संवेदना से पूरे तो उनके लिए है जो बंटवारे में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब दोनों तरफ से काफी कुछ ऐसा होने लगा है जिसको हम बंटवारे का प्रभाव माने। अपने अपने टुकड़ों में जब आदमी भी जैसे एक जमीन है, जमीन में 2 भाइयों में भी वो जमीन बट जाए आधी आधी, तो एक भाई अपने ही हिस्से को डेवलप करेगा, एक ही हिस्से को वो अपने इस्तेमाल में लेगा। ये इस बंटवारे को भी इसी तरह का माना जा सकता है, जहाँ धर्म की और भारतीयता की प्रमुखता आबादी के हिसाब से भी है और संसाधनों के हिसाब से भी रही है। लेकिन बंटवारे के बाद का भारत अच्छा नहीं है, इसलिए कि इसमें ये सब बहुत हुआ है, वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, ये सब होता रहा है। और लेकिन आज़ादी की खुशी, प्राप्त होने की खुशी, चाहे वो
कोई भी मुस्लिम हो और उन्होंने भाग लिया है बड़ी जबरदस्त, जो बात की भी था अब्दुल हमीद, जिससे वो युद्ध के समय में जिसने सक्रिय सक्रिय रूप से जो उन्होंने कब बंटवारे किए और कई टैंकों को नष्ट कर दिया पाकिस्तान के, ऐसे प्रभाव भी स्वागत योग्य थे। लेकिन इससे अलग से जो बंटवारे ने हम लोगों की संवेदना को खत्म कर दिया है, मनुष्य दो धाराओं में बंटने लगा है, ये बड़ा दुख देता है। सर, उस समय फिल्मों का प्रभाव आपके ऊपर था, आपके लेखन पर, क्योंकि फिल्मों का बड़ा प्रभाव रहा आपके दौर में, और आपको कौन पसंद था? मैं अपनी क्लास छोड़ करके फिल्म देखने जाया करता, इतना ही मुझे इतना खुशी होती थी कि 5:30 आना लगते थे। तो हमारे क्लास फेलो एक श्याम जी थे, पुरई के रहने वाले थे, और वे पैसा उनका लगता था, टिकट हम दोनों के होते थे। तो हम कह देते थे श्याम जी चलो। श्याम जी विधायक बने बाद में जनशक्ति से, अपने राष्ट्रवादी परंपरा में वो एकदम डूबे हुए थे। हिंदू महासभा से विधायक? हाँ, हिंदू बस। और इसके अलावा मुझे गायन में बड़ा रुचि रही है, और मैं अपने कॉलेज से 11वीं दर्जे तक 12वीं दर्जे तक जो कॉलेज था उसके का विद्यार्थी होते हुए उसी समय मैं संगीत की प्रतियोगिताओं में जाने लगा था। और मैंने ये जो आज़ादी के अनुराग परक भक्ति थी, उसका मैंने भरपूर फायदा उठाया है। कॉलेज में आ जाने पर मैं ये शामिल होने लगा था जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि मैं किस को पसंद करता हूँ। वो युग इन सब का था, दिलीप कुमार का समय युग था, देवानंद का युग था, राज कपूर का युग था, और इन सब को मैं सबसे ज्यादा पसंद मुझे जो एक्टर रहे हैं वो एक्टर रहे हैं दिलीप कुमार। और मुझे जो गायन में पसंद रहा है वो रहा है तलत महमूद का गायन। आवाज के कारण, आवाज इतनी बढ़िया थी कि उसको सुनने, तो मैं जब प्रतियोगिताओं में, अपने कॉलेज की प्रतियोगिताओं में संगीत में भाग लेता था, तो मैं और एक वहाँ केशव पांडे मेरा क्लास फेलो था, वो बहुत अच्छा गाता था, तो वो उसको प्रथम पुरस्कार मिलता ही था। तो हम दोनों बैठ के तय कर लेते थे कि तुम्हें क्या गाना, तुम्हें क्या गाना। और गायन में प्रथम पुरस्कार तो उसी का है, सेकंड पुरस्कार मुझे मिला करता था। आपने अभिनेत्री नहीं बताया, अभिनेत्री कौन सी? अभिनेत्री उस समय की हुई तो कई बराबरी की हैं, लेकिन अभिनेत्री में मुझे ये जैसे उस समय की वहीदा रहमान नहीं, उस समय की नरगिस हैं, और उस समय के कुछ और नाम भी हैं, लेकिन वो उतने प्रमुख नहीं आते। मुझे गायन में जब मुकेश उभरने लगे तो उनने भी प्रभावित किया, लेकिन मेरा बेसिक इंटरेस्ट जो था वो इनके ही गायन से था, तलत महमूद के। उसके कई गीत यहाँ पर राजन का जो कार्यक्रम होता था उसमें जो लड़के गायन के लिए उतरते थे उनको कभी कभी मैं बता देता था कि ये गाने ऐसे हैं, ये गाने ऐसे। तो इस तरह का है। सर, एक गीत आपका भी सुनेंगे, बहुत
लंबा आपका लेखन का पूरा जीवन रहा है, बहुत सारी आपकी पुस्तकें हैं और आपसे प्रभावित जो आपके या कहें स्टूडेंट हैं या शिष्य हैं, उनकी तादाद जो है वो हजारों में है और उन सबको आपके गीत याद हैं। जैसे रज्जू भाई साहब को बहुत सारे गीत याद हैं। तो आज आपके ही मुंह से एक आपका बहुत अच्छा गीत हम सुनना चाहते हैं। मेरे गीतों की किताब कहीं से उठानी पड़ेगी। शायद मैं वो ज्यादा याद नहीं रखता हूँ, इसलिए दिक्कत हो जाती है। अच्छी फसल हुई, डूबा है घर खुशहाली में। गीत गुनगुना उठे चैत के, खेल खेत प्रसन्न हुए। बीज जड़ों से ऊपर चढ़, बालों में अन्न हुए। 70 क्विंटल तो हो ही जाएगा ये सुनकर, कारतूस भर गए पौर में टिकी दुनाली में। वाह 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 वाह। कारतूस भर गए पौर में टिकी दुनाली में। इंद्रधनुष सतरंगी चमके आंखों में घर की, बातें चलने लगी मोहल्ले की दुनिया भर की। बर्तन लेने लगे सांस, चूल्हा भी लाल हुआ। खुशबू भरे स्वाद जागे चौके की थाली में। वाह वाह वाह। घर छोटा पड़ रहा, एक कमरा बनवाना है। उद्घाटन के लिए विधायक जी को आना है। बैठक की दीवारों का सीमेंट झर रहा है। पुट्टी डबल कराएंगे अगली दिवाली में। वाह। बिटिया को एमए करने दिल्ली भिजवाना है। लड़के को कोचिंग में पढ़ने कोटा जाना है। मंडी से लौटकर लगेगा ये सपने, कितने सपने हैं, कितने सपने सच हैं, कितने खाम ख्याली में। कितने सपने सच हैं, कितने खाम ख्याली में। अच्छी फसल हुई है, डूबा घर खुशहाली में। श्री में सच किसी दरबान सा बाहर खड़ा है और भीतर झूठ मसनद से टिका है। मालिकों की अर्चना में हुआ प्रस्तुत, श्रम लिए परिवार अपना तश्तरी में। संधियां इस दौर में ऐसी हुई हैं, महाभारत हर दिशा में मच रहे। मूल लेखन से बड़े हैं शुद्धि पत्रक और हम खुशे नयाम रच रहे हैं। सूर्य के संसार के हैं नागरिक हम, तिमिर से अनुबंध लेकिन हर कहीं है। अब कहाँ संवाद की संभावनाएं, प्रश्न तक की जब हमें अनुमति नहीं। रोशनी का शाम तक क्या हाल होगा, धुंधल का छाने लगा जब दोपहरी में। जाइए जिस घाट, हत्यारे वहीं पर, रक्त रंजित वस्त्र अपने धो रहे हैं। भूख के इस दौर में, भूख के इस दौर में रात्रि भोजों का आयोजन हो रहा है। रात्रि भोजों का हो रहा है। और ये सूखती धरती प्रतीक्षा कर रही थी, बादलों की जल भरी चिट्ठी मिलेगी। फसल जानता था कौन इस जनतंत्र में भी, फसल पक्के तल घरों में ही उगेगी। प्यास की पीड़ा उन्हें कैसे पता हो, तृप्ति जिनकी छलकती है बिस्लरी में। अंग रक्षा की परिधि में रह रहे जो, अभय उनसे मांगना बस बचपना है। अभय उनसे मांगना बस बचपना है। न्याय पर चढ़कर यहाँ अन्याय बैठा, ये हमारे समय की संवेदना है। देखिए अब कौन सी तारीख लगती, इस्तगासा पेश तो है कचहरी में। इस्तगासा पेश तो है कचहरी में। तो मैंने अपने
प्रभावों, शिक्षा वगैरह की बात आपसे की है। उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक शोषण के विरोध की संवेदना मेरे साथ हमेशा रही है, और इसलिए मैं बाद में अगर प्रभावित हुआ तो उन लोगों से जो समाजवादी कविता लिखते हैं उनको मैंने काफ़ी पढ़ा, और मेरा जी झुकाव उसी तरफ हुआ जिसमें मजदूर की, खेतिहर की, किसान की अपनी कठिनाइयाँ जुड़े हुए हैं। शोषण की परंपरा बनी हुई है और वो शोषण अनेक तरह का होता है। आप देखिए, गोदान उपन्यास जो लिखा गया है प्रेमचंद का, उस उपन्यास में होरी की मृत्यु हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार के बाद में गोदान भी होता है, करना अपने यहाँ प्रथा है ये गोदान करना। जो होरी जिंदगी भर इसके लिए तड़पता रहा कि हम अपने दरवाजे पर एक गाय बांध लें, लेकिन वो सपना उसका पूरा नहीं हुआ। फिर वो तो पूरा हुआ नहीं, प्रेमचंद्र कैसी विडंबनाएं रचते रहे। उन्होंने कहा कि जब वो पंडित पुरोहित कर्मकांड करवा रहे हैं तो ये शोषण अभी और बचा है। मूल जो स्थिति होगी वो तो जैसी भी हो अलग, लेकिन यहाँ अभी पंडित भी कहता है गोदान करवा दो, धनिया उसकी पत्नी है तो उससे कहता है गोदान करो। गोदान करो का मतलब यहाँ तक आ गया था कि गोदान में गाय ही नहीं बल्कि कुछ भी और उस गोदान के नाम पर करो, चाहे कुछ दे दो। यहाँ प्रेमचंद कितने आंसू बहाते हैं। वो कहते हैं कि लिखते हैं कि धनिया अपनी हथेली पर जो सिक्के हैं उसके पास, पैसा टका है उसके पास, वो अपनी हथेली पर रखकर पुरोहित जी के सामने कर देती। यही मेरा गोदान। ये संवेदना शोषित के प्रति जो उठी, उस लहर से मैं प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। और बाद में मुझे व्यापक निर्माण और व्यापक सोच की आकर्षण खींचते रहे, और मैंने उस तरह के गीत भी, कविताएं भी बहुत लिखी हैं। ये सारी जो आपको सुनाई है अभी, ये उसी तरह की संवेदना की कविताएं हैं, और भी हैं। कभी फिर मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल यही कि मेरा समाजवादी राजनीति के दल में नहीं, बल्कि समाज के भले और कल्याण, इन सब से जुड़े हुए, और मेरे सोच में परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन मेरी कविताओं में दिखाई दिया। तो आज जिस तरह से सर के साथ हमने बातचीत की, बंटवारे से लेकर जो दो धाराएं थी उन धाराओं पर भी बात हुई, कविता की धाराएं, फिल्मों पर भी बात हुई, और बंटवारे के बाद जो समस्याएं पैदा हुई उन पर भी बात हुई, और फिर उन गीतों का स्वाद भी हम सब ने चखा, जिन गीतों के स्वाद के लिए लोग ललायत रहते हैं जो काव्य प्रेमी हैं। सर की किताब भी आई है, लिख रहे वे नदी की अंतर कथाएं, और इसमें वो सारे गीत भी हैं। तो आज की मुलाकात निश्चित तौर से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तो थी ही, सुखद भी बहुत रही। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद एमपी टुडे की तरफ से कि आप लोग हमसे इस तरह से मुलाकात करते हैं और हम आपको ऐसी हस्तियों से मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल लेखन से बड़े हैं शुद्धि पत्रक, और हम खुशे नया रच रहे हैं।